नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 1 की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमने कल क्लास में किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ साथ हमने उसके एमसीक्यूज और उसकी जो थ्योरेटिकल चीजें थी, जितनी भी उनमें जरूरत हो सकती थी, जितनी भी थ्योरी हम कंप्लीट कर सकते थे, उसे हमने पूरा कंप्लीट किया। लेकिन कल कुछ क्लास थी, लास्ट में डिस्टर्ब हो गई थी। उन कुछ क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चन कल की क्लास में कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद की क्लास में जो प्रॉब्लम्स आई थी, उसी क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज एक नया चैप्टर भी इसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, उसी क्वेश्चन से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है। जो मैंने कल क्वेश्चन कराए थे, उन्हीं क्वेश्चंस का आगे का कंटिन्यू है। कल भी हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। आज के कुछ क्वेश्चन है वो भी आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है, व्हाट इज द इंक्लूडेड इन लिथोस्फीयर। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ मंडलों के बारे में कल बताया था। तो लिथोस्फीयर, जिसको हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल। तो पृथ्वी को 4 मंडलों में विभाजित किया गया था, और यह विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो डेली महाशय के द्वारा इसका 4 भागों में क्लासिफिकेशन दिया गया था। पहला जो लेयर आपको मिलता है उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर का जो मैटर है उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के नीचे मिलता है मीजोस्फीयर। कोशिश करना कि ये अंग्रेजी में याद हो जाए। और चौथा मिलता है बेरी स्फीयर। तो इन चारों परतों का जो संबंध था वो आपका पृथ्वी के क्रस्ट मेंटल और कोर से ही ये संबंधित हैं, क्रस्ट मेंटल और कोर। तो लिथोस्फीयर के अंदर जो पार्ट आता है वो पूरे का पूरा आपका क्रस्ट, और क्रस्ट के साथ अपर मेंटल का, अपर रिजिड मेंटल, मतलब पूरा अपर मेंटल नहीं आएगा, अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट है जो यहाँ पर, जिसको अपर रिजिड मेंटल के नाम से जाना जाता है। एस्टेनोस्फीयर के अंदर पूरे का पूरा अपर मेंटल आता है, मेसोस्फीयर के अंदर पूरे का पूरा लोअर मेंटल आता है, और बेरिस्फीयर में पूरे का पूरा कोर आता है। तो इस तरीके से आप इनको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रिलेट करके याद रखेंगे कि इन मंडलों को हम क्रस्ट मेंटल और कोर में जो ग्रांट का क्लासिफिकेशन है क्रस्ट मेंटल कोर का, उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है, व्हाट इज द इंक्लूड द लिथोस्फीयर। पहला दिया है ओनली क्रस्ट, सेकेंड है क्रस्ट एंड ऊपरी मेंटल का भाग, फिर दिया है इंटायर मेंटल, और उसके बाद है आउटर कोर एंड क्रस्ट। तो हम देख चुके हैं कि इसमें लिथोस्फीयर में क्रस्ट तो आएगा, लेकिन क्रस्ट के साथ अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, यहां पर याद रखना कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम ए आंसर लगा सकते कि ओनली क्रस्ट। लेकिन यहां पर क्रस्ट के साथ लिखा हुआ है अपर मेंटल, सम पार्ट्स ऑफ द अपर मेंटल, मींस अपर रिजिड मेंटल का पार्ट की चर्चा की जा रही है। तो बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, बी बॉम्बे, इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में लो वेग जोन, या इसको हिंदी में कहा जाए निम्न गति का मंडल। निम्न गति का मंडल किसे कहा जाता है, निम्न गति का मंडल किसे कहा जाता है। तो निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाएगा। तो जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसे कहा जाता है, उसमें ऑप्शन दिया लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर या आउटर कोर। तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे ऊपरी भाग को हमने क्या नाम दिया था, यह है सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट। क्रस्ट के बाद का भाग कहलाता है हमारा मेंटल, और मेंटल के भाग अंदर का भाग है कोर। तो इसी कोर को हम क्या बोल देते हैं, इसी कोर को कहा जाता है बेरी स्फीयर। तो मंडल में भी डिवाइड कर सकते हैं, मेंटल में अपर मेंटल और जो लोअर मेंटल है, तो अपर मेंटल को कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, और इसको कहा जाता है मीजोस्फीयर। और क्रस्ट वाले को क्या बोल देते हैं हम, लिथोस्फीयर। तो यहां तक हम लास्ट में भी चर्चा कर चुके हैं, दोबारा फिर देख चुके हैं। जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार ये रिपीट होगा। याद रखना, क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू में जितनी बार हम एमसीक्यू करेंगे उतनी बार आपका टॉपिक क्या होगा, रिपीट होगा। अगर ये मैं क्लास पढ़ाऊं तो क्लास में आपको आधे घंटे के अंदर पूरी की पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम समझ सकते, मतलब 1 आवर्स के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है बहुत डिटेल के साथ।
लेकिन जब हम एमसीक्यू के साथ स्टडी करते हो तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्योरीज को बार बार रिपीट करना होता है। जब हर क्वेश्चन के साथ आप थ्योरीज को रिपीट करते हैं तो आप बड़ी आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं। तो जितनी बार रिकॉल होगा उतनी जल्दी याद होगा। अब याद रखना कि जो मेंटल में जो अपर मेंटल वाला पार्ट है, इस अपर मेंटल में पहले तो आपको एक छोटी सी लेयर मिलती है। ये जो छोटी सी लेयर आपको यहां पर मिलेगी, इस लेयर को कहा जाता है अपर रिजिड मेंटल। तो इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट मिलेगा जिसको क्या कहा जाएगा, अपर रिजिड मेंटल। लेकिन इसके नीचे जब हम जाएंगे तो आपको लगभग 200 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाएंगे। अगर यहां पर आप जाते हैं अपर मेंटल में, अपर मेंटल में अगर आप जाते हैं लगभग 200 किलोमीटर तक की दूरी में जाते हैं तो यहां पर फिर आपको एक एरिया मिलता है जहां पर भूकंपी तरंगों की स्पीड सबसे कम हो जाती है, इसलिए इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहा जाता है। तो जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहा जाता है इसी अपर मेंटल के ऊपरी भाग को, जहां पर भूकंपीय तरंगों, जहां पर भूकंपीय तरंगों, तो क्या याद रखेंगे, जहां पर भूकंपीय तरंगों की का जो वेग है, कि जो वेग है वो सबसे कम हो जाता है। तो जहां पर भूकंपीय तरंगों का वेग सबसे कम मिलता है उसी को कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। और ये कहां मिलेगा हमें, क्रस्ट के नीचे अपर रिजिड और अपर रिजिड के नीचे 200 किलोमीटर, मतलब 100 से 200 किलोमीटर, ये लगभग 100 किलोमीटर तक आपको मिल जाता है। तो 100 से 200 किलोमीटर के बीच का जो एरिया उसी को कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। लेकिन इसमें पूछा कि किस मंडल को, तो एस्थेनोस्फीयर को हम क्या कह सकते हैं, जिसको हिंदी में दुर्बल मंडल के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, दुर्बल मंडल। लेकिन अंग्रेजी में सबके नाम जरूर याद रखना क्योंकि डायरेक्ट देवनागरी में बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेंटल की गहराई कितनी है, द डेप्थ ऑफ द मेंटल। तो मेंटल की टोटल डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ का भी मैंने आपको कल की क्लास में क्राइटेरिया करवाया था, दोबारा से फिर कर लेते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, क्रस्ट। क्रस्ट के बाद का जो दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं मेंटल, और मेंटल के अंदर का जो भाग है उसको कहा जाता है कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। यहां पर हमें याद रखना है कि क्रस्ट की जो डेप्थ हम पढ़ते हैं वो लगभग 70 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं, एवरेज रहता है ये। यहां पर जो डेप्थ मिलती है वो 2900 किलोमीटर मिलती है, और केंद्र की जो डेप्थ मिलती है वो 6371 किलोमीटर मिलती है। मतलब यहां पर जो डेप्थ मिलती है आपको, ये जो क्षेत्र होता है ये आपका गुटेनबर्ग का होगा। तो यहां पर आपको एक गुटेनबर्ग असंबंधता देखने को मिलती है और यहां पर आपको मोहो असंबंधता देखने को मिलती है। तो 70 किलोमीटर यानी कि मोहो असंबंधता तक 70 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट की गहराई मिलेगी, और 70 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर, मतलब शुरू से लेंगे तो 2900 किलोमीटर, यहां पर आपका 2830 किलोमीटर का जो एरिया है जो गुटेनबर्ग अशांत तक जाएगा वो आपका 2900 किलोमीटर कहलाता है मेंटल, और गुटेनबर्ग से नीचे कहलाती है आपकी केंद्र की सीमा, मतलब इसकी पूरी त्रिज्या की सीमा। इसके बीच में हमने दो चीजें और पढ़ी थी, उनको भी समझ लेते हैं लगे याद। तो यहाँ पर क्रस्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी दो भागों में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और फिर कोर को दोनों आउटर कोर और इनर कोर। तो इसके बीच में भी तीन अशांत मिलते हैं, तो उन असंबंधताओं को क्या कहा जाता है वो आगे जाकर अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2900 किलोमीटर। 6300 इसके पूरे केंद्र वाले भाग की जो गहराई रहती, 5100 जो किलोमीटर है ये आपकी यहां तक की मोटाई है। तो 5100 किलोमीटर जहां पर आपको लेहमन असंबंधता मिलती है वहां पर आपको 5100 किलोमीटर मिलता है, और यहां पर आपको 700 किलोमीटर का क्षेत्र मिल जाता है, मतलब ये रेपटी तक की गहराई आपको मिल जाती है। तो लगभग इसका सही आंसर आएगा 2900 किलोमीटर, जिसको गुटेनबर्ग असंबंधता के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग है अत्यधिक तापमान के बावजूद भी ठोस अवस्था में है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ सॉलिड डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कहां मिलता है, तो हम अध्ययन करते हैं कि जब पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की सतह से जब हम पृथ्वी के केंद्र में जाते हैं तो सतह से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तो लगातार क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। यहां पर एक चीज और याद रखना, तापमान में वृद्धि के साथ साथ तापमान वृद्धि की जो दर है
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तापमान में तो वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि की जो दर है उसमें दर में कमी आती है। मतलब रेट ऑफ टेम्परेचर जो होगा, मतलब तापमान बढ़ने की जो दर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन तापमान बढ़ता रहेगा। स्पीड कम हो जाएगी लेकिन तापमान बढ़ता रहेगा। तो सबसे ज्यादा तापमान कहां मिलेगा? तो सबसे ज्यादा तापमान आपको हाई टेम्परेचर वाला जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपको कहां मिलेगा? इसी कोर वाले बेल्ट में मिलेगा। लेकिन हम यहां पर भी जानते हैं कि अगर ये टेम्परेचर वाला भाग है तो ये तरल अवस्था में होना चाहिए। तो जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक तापमान होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो वहां की चीजें सॉलिड अवस्था में नहीं रह पाएंगी, वो एक लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन यहां पर हमें याद रखना है कि ये तरल की जगह कैसा है, तो ये तरल में तो मिलता ही नहीं है, लेकिन हमें कैसा मिलता है ये, तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो आपको ठोस अवस्था में मिलता है। मतलब जो रियल में जो केंद्र है वो आपको ठोस अवस्था में मिलता है। तो मिलना तरल में चाहिए था, लेकिन मिल कैसा रहा है? एक ठोस अवस्था में मिल रहा है। उसका कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर जाने पर दाब में भी वृद्धि होती है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो यहां पर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है तो इसमें आपको मैक्सिमम प्रेशर भी मिलेगा, अत्यधिक दाब भी मिलेगा। इस कारण यह अवस्था कैसी है? ठोस भाग में। तो इसलिए क्वेश्चन क्या कहा गया? विच पार्ट ऑफ द अर्थ सॉलिड डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मतलब अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी ये सॉलिड अवस्था में क्यों देखने को मिलता है? तो उसका रीजन क्या है यहां पर? तो उसका रीजन तो हमने बता ही दिया, मतलब क्षेत्र कौन सा है, तो वो होगा आपका इनर कोर, आंतरिक कोर। तो आंतरिक कोर कैसा है? आपका ठोस अवस्था में मिलता है। क्रस्ट आपको कैसा मिलेगा? ये भी सॉलिड स्टेज में मिलता है। मेंटल आपको तरल अवस्था में या अर्ध तरल कह सकते हैं, अर्ध तरल अवस्था में मिलता है। और बाह्य कोर भी आपको अर्ध तरल अवस्था में मिलता है, लेकिन आंतरिक कोर ठोस अवस्था में मिलता है, जिसका कारण है मेन यहां पर कौन सा? लगने वाला प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मेन सोर्स क्या है? व्हाट इज द मेन कॉजेस ऑफ हीट जनरेशन इन द अर्थ इंटीरियर? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊष्मा है वो किसके कारण आती है? तो इसमें सिंपल याद रखना कि पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा का मेन सोर्स है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो पृथ्वी में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं उन्हीं के कारण पृथ्वी में क्या है? तापमान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहां देख लो किसमें दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो ये पहले में दिया रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण यहां पर क्या है? सबसे ज्यादा हमें पदार्थ देखने को मिलता है। तो इन्हीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। तो अगर इन्हीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि इनसे अपने आप एनर्जी रिलीज होती है, तो वृद्धि होगी, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मैग्मा है, जो एक सेमिलिड में था, ये तरल में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें पैदा हो जाती हैं संवहनीय तरंगें। तो इसमें क्या पैदा होने लगती हैं? संवहनीय तरंगें पैदा होने लगती हैं, और इन्हीं संवहनीय तरंगों के कारण मैग्मा में गति पैदा होती है और वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अंतरम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था कैसी है? तो पृथ्वी के द फिजिकल स्टेट द इंटरमोस्ट इंटीरियर पार्ट। तो इंटरमोस्ट इंटीरियर पार्ट मतलब सबसे केंद्र की बात की जा रहा है, तो वो सॉलिड ही होगा। तो इसका तो सिंपल आंसर है कि हम क्या लगा सकते हैं? तो सबसे इंटरनल जो पार्ट है वो किस अवस्था में होगा? हमारा सॉलिड अवस्था में ही होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र भाग है, सबसे ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, और मेंटल के नीचे क्या मिलेगा आपको? कोर। तो क्रस्ट मेंटल कोर की जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद मिलेगा मेंटल, और मेंटल के बाद कोर। लेकिन कोर को दो भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो सबसे आंतरिक भाग और बाह्य भाग। तो आंतरिक भाग कैसा होता है? ठोस होता है, और ये कैसा होता है? अर्ध तरल अवस्था में होगा। और मेंटल भी अर्ध तरल होता है, क्रस्ट हमारा ठोस अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? ये तो हम पढ़ ही चुके थे, सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग द डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? तो लिथोस्फीयर में क्या आएगा? एक तो क्रस्ट आएगा और ऊपर का अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल में भी यहां पर जो होगा वो अपर रिजिड मेंटल जरूर याद ऐड कर लेना। तो क्रस्ट और अपर मेंटल ये पार्ट सही होगा। इसका पूरा ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन सी हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई फिर ऑप्शन सटीक नहीं बैठता है। तो हमें अपना ज्ञान नहीं लगाना है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर चीजों को सॉल्व करना है।
पृथ्वी की नीफे परत में किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो नीफे हमें कहां मिलता है? तो ये जो पृथ्वी का एक स्वेस के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था, तो स्वेस ने पृथ्वी की जो हम लेयरें हैं तीन पार्ट में जो हम कन्वर्ट करते हैं इसको, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे आंतरिक भाग है कोर, फिर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। तो उन्होंने कहा कि क्रस्ट के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है, मेंटल के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, और कोर के अंदर निकेल और Fe यानी कि आयरन की मात्रा होती है। तो ये स्वेस का क्लासिफिकेशन था। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर को ही तत्वों के आधार पर इन्होंने तीन वर्गों में डिवाइड किया था, सियाल, सीमा और नीफे में। तो पूछ रहा है कि नीफे की प्रधानता कहां पर होती है? तो नीफे में एक तो आपको निकेल मिलेगा और दूसरा क्या मिल जाएगा? आयरन। तो डी आंसर मिलेगा, और ये कोर वाले स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की ओर सही क्रम है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अर्थ लेयर आउटर फोर इनर? तो सबसे ऊपर हम जानते हैं कि क्रस्ट मिलता है, ठीक है। यहां से पहला पहला ऑप्शन देख लो, तो क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर। तो इसका तो सिंपल आंसर है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्रस्ट और उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर ये नहीं कहना कि सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से क्या होगा? भाई सिंपल भी करने होते हैं, टफ भी करने होते हैं। तो सभी तरीके के मिक्स क्वेश्चन आपको यहां पर कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो हमें सरल भी करने हैं और टफ भी करते हैं, और सिलेक्शन से जब आप बाहर होते हैं तो वो टफ क्वेश्चन के कारण नहीं बल्कि सरल क्वेश्चन के कारण ही बाहर होते हैं, क्योंकि उन्हीं में हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम सरल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो सरल को तो आसान को कभी आसान नहीं समझना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रू? तो सत्य नहीं है मतलब हमें क्या ढूंढना है? असत्य कथन को ढूंढना है। ये आइडियोलॉजी जरूर याद रखना कि जब नॉट ट्रू पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो मतलब हमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला कह रहा है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। ये तो सही है, लगभग 60-80% जो पार्ट है वो मेंटल का ही मिलता है हमें। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही होगा। सेकंड क्या कह रहा है? पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। द अर्थ क्रस्ट इज मेंटल मेड फ्रॉम सियाल। तो क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता, तो यह भी सही होगा। सागर तल सीमा से बना हुआ है। ओशनिक फ्लोर आर मेड फ्रॉम सीमा, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। तो ये यहां पर थोड़ा सा डाउट है, ये आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये लास्ट वाले को अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर की जो परत हमें मिलती है वो आपको मिलती है सियाल की, यानी कि क्रस्ट का लेयर, और उसके नीचे की जो परत हमें मिलती है वो आपको मिलती है किसका? मेंटल, यानी कि सीमा का पार्ट। तो सीमा के ऊपर सियाल फ्लोट कर रहा है। तो सियाल ऊपर है, सीमा नीचे है, लेकिन ये क्या कह रहा है? सीमा फ्लोट्स अबव सियाल। सियाल सीमा सियाल के ऊपर तैरता, उल्टा है। तो यही सरासर गलत क्वेश्चन है। तो आपको सबसे अच्छा जो गलत है वो ढूंढना होता है। यहां पर हमें डाउट था, हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर क्लियर कट गलत दिया हुआ है। तो गलत में भी सबसे ज्यादा गलत को ढूंढना होता है। नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? तो अभी हम देख चुके थे कि इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर मिलती है, जो आपको गुटेनबर्ग असंबद्धता तक देखने को मिल जाएगी। तो इसको तो मैंने अभी आपको पूरा सॉल्व करा दिया था, आप दोबारा से इसको दोबारा बैक क्वेश्चन में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। निकलेंगे कौन सा भाग सबसे गर्म है? तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहां मिलता है? तो इनर कोर, आंतरिक कोर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें मिलता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन से ये गलत हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? तो हम एक एग की तरह अगर आप स्टडी करेंगे, तो हमने बोला था कि पृथ्वी को एक अंडे की तरह आप स्टडी करना है। तो सबसे जो बाहर की परत आपको मिलेगी, तो पृथ्वी में जो सबसे बाहर की परत मिलती है हमें, वो एक अंडे की तरह मिलती है, और इसी को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। तो सबसे भारी जो भाग मिलता है वो हमें क्या मिलता है? क्रस्ट का पार्ट मिलता है। जिस तरीके से एक एग का जो बाहरी क्षेत्र हमें मिलता है, उसी तरीके से हमें क्रस्ट का भी एक बाहरी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पतला क्षेत्र होता है। इसके बाद जो अंदर का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अंदर का जो भाग होगा वो हमारा पूरे का पूरा मेंटल का एरिया कहलाता है, जो सबसे बड़े अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे जो बड़ा भाग मिलता है वो हमें इसी का देखने को मिलता है, और इसके अंदर का जो भाग होता है उसको कहा जाता है कोर एरिया। तो सबसे अंदर का जो भाग है उसको क्या कहेंगे हम? कोर। तो ये तीन पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है।
तो सबसे अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाएगा आपका कोर एरिया। तो पृथ्वी हमारी अंडे की तरह 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम एग में 3 लेयर पड़ते हैं, सबसे ऊपर का व्हाइट वाला छिलका, फिर उसके ऊपर रेड वाला छिलका और उसके रेड वाला पार्ट, यहाँ आप ये कह सकते हैं व्हाइट वाला पार्ट जो मिलता है और उसके अंदर सबसे एक छोटी सी गोली मिलती है। उसी प्रकार इसको क्रस्ट और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मेंटल कह सकते हैं। तो ये मेंटल का पार्ट मिल जाता है और सबसे अंदर आपको कोर का क्षेत्र मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी परत सबसे परत पतली है, तो क्रस्ट का पार्ट सबसे हमें पतला देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो एरिया होता है वो मेंटल का देखने को मिलता है। निम्नलिखित विद्वानों ने किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग 3 परतों सियाल, सीमा एवं नीफे में विभाजित किया था। तो सियाल, सीमा, नीफे में किसने विभाजित किया था, तो स्वेस के द्वारा इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, तो सियाल सीमा में किसने 3 परतों में विभाजित किया था, तो ये स्वेस के द्वारा हम पढ़ते हैं कि इसको डिवाइड किया गया था। तो स्वेस ने जो विभाजन दिया था वो सियाल, सीमा और नीफे का विभाजन दिया था। और डेली ने जो विभाजन दिया था वो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड बेरीस्फीयर का विभाजन दिया था। तो ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार का विभाजन आपको याद रखना है। तो ये पूरे का पूरा मैंने यहां पर डाल दिया है, अकॉर्डिंग टू डेली, अकॉर्डिंग टू ग्रांट एंड अकॉर्डिंग टू स्वेस, तीनों प्रकार का ये लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, क्रस्टमेंटल कोर, सियाल, सीमा, नीफे में आप विभाजित कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रख लो। अगला भूगणितज्ञ या भूगणितीय या भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ का भूपटल की औसत मोटाई कितनी है। तो क्रस्ट की औसत मोटाई जो आपको मिलती है वो 30 से 70 किलोमीटर मिलती है। तो 30 का राउंड फिगर आप याद रख सकते हैं। तो जो मोटाई है वो 30 से 70 किलोमीटर के बीच में मिलती है। तो आप 30 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं, राउंड फिगर वाला डाटा। अब दिया हुआ रेपटी अशांति किसके बीच में है, तो यहां पर मैं आपको फिर से एक बार सारी की सारी अशांति क्षेत्रों का, जिनको असमंदता के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं। तो पृथ्वी को हम जब डिवाइड करते हैं तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अब याद रखना कि जो क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो ये क्रस्ट का पार्ट हो गया यहां पर, क्रस्ट के बाद ये आपका मेंटल का पार्ट हो गया और सबसे अंदर का भाग कहलाएगा कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर को जब हम याद रखेंगे तो क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में, तो सबसे पहले याद रखना कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको कहते हैं मोह अशांति क्षेत्र या मोह असंबद्धता। फिर मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और कोर को विभाजित करती है और मोह असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करती है। और इसकी जो मोटाई हम जानते हैं ये 30 से 70 किलोमीटर के बीच में मिल जाता है और ये आपको 2900 किलोमीटर की डेप्थ में मिलेगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जब हम क्रस्ट और मेंटल को भी विभाजित करते हैं, जब हम क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपर क्रस्ट और ये लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के जो बीच का एरिया है उसको कॉनरोड के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर कौन सा अशांति क्षेत्र मिलेगा आपको, कॉनरोड असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल जाएगी। फिर मेंटल एंड कोर में विभाजित करते हैं तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड करते हैं तो यहां पर आपको रेपटी अशांति क्षेत्र मिल जाएगा। और फिर कोर को भी जब डिवाइड करते हैं आउटर कोर और इनर कोर में, तो यहां पर भी आपको एक अशांति क्षेत्र मिलेगा, इसको कहा जाता है लहमन। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए और कभी भी कंफ्यूजन करे तो आपको 2 चीजों का कॉन्सेप्ट याद रखना। तो एक तो ये असंतताओं का क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्षेत्र मिलता है उसको याद रखना, किस नाम से जानेंगे, मोह। उसके बाद रेपटी, पहले कॉनरोड मिलेगा, तो सबसे पहला मिलेगा कॉनरोड। कॉनरोड के बाद दूसरा जो याद रखना है वो आपको मोहो याद रखना है। मोहो के बाद जो तीसरा याद रखेंगे वो रेपटी असंतता याद रखेंगे। रेपटी के बाद याद रखेंगे, रेपटी के बाद मिलेगी आपको गुटेनबर्ग, तो ये गुटेनबर्ग याद रखेंगे। और गुटेनबर्ग के बाद जो लास्ट मिलेगा आपको यहां से डिवाइड कर देगा, उसको कहेंगे लेहमन। तो ये 5 अशांति क्षेत्र याद रखने, कॉनरोड, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग और
लेहमन, और ये क्रम से याद होने चाहिए आपको। तो ये पूरे के पूरे क्रम से याद रखने, ऊपर से नीचे की तरफ कॉनरोड, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग और लेहमन। अगर क्रम से याद रखोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहां पर आपको पता है कि कॉनरोड के ऊपर आपका क्रस्ट का पार्ट होता है, तो यहां पर आपको सॉरी यहां पर आपका अपर क्रस्ट का पार्ट होता है, इसके नीचे लोअर क्रस्ट का पार्ट आता है, फिर अपर मेंटल का पार्ट आता है, फिर लोअर मेंटल का पार्ट आता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ही बना लेते हैं। ठीक है, फिर आउटर कोर का पार्ट आता है, फिर इनर कोर का पार्ट आता है, और यहां पर जो असंबंधता आएगी वो कौन सी है? लेहमन। तो अगर आप क्रम से याद रखोगे, कोई भी अशांत क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप इसके आंसर कर सकते हो। अगर आपको उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस पूरी तरीके से याद है तो कर पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेपटी अशांति किसके बीच में है? तो ढूंढ लो। तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में मिलेगी, ऊपरी और निचला मेंटल इसका आंसर दिया हुआ है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सीमा जहां पर ठोस से द्रव परिवर्तित होता है। तो जब ठोस से द्रव में आप परिवर्तित देखेंगे तो ठोस और द्रव का मतलब क्या है यहाँ पर? तो मेरे हिसाब से इसका जो ठोस और द्रव का जो मतलब है यहाँ से, तो क्रस्ट और मेंटल का होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो भाग है वो क्रस्ट का है। तो क्रस्ट आपका ठोस अवस्था में होता है, और इसके बाद जो मेंटल वाला भाग है वो आपका तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, तरल यहाँ अर्ध तरल अवस्था में होता है। तो यहां पर जो अशांत क्षेत्र हमें मिलता है, तो यहां पर जो अशांत क्षेत्र मिलता है या संबंधता मिलती है उसको कहते हैं मोहो। ठीक है, तो इसका आंसर मोहो तो अब ऑप्शन में दिया नहीं है। मोहो, कॉनरोड, गुटेनबर्ग और मोहो, अच्छा ये दिया तो है, पूरा नाम है मोहो रोजिक। तो पूरा का नाम नहीं, आपको तो केवल मोहो याद रख लेना। तो डी आंसर इसका बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ठोस है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका, हम केवल रटते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे चीजें नहीं होती। अगर एमसीक्यू के साथ पढ़ेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेहमन अशांत लगभग किस गहराई तक मिलता है? तो यहां पर डेप्थ पूछ ली गई। तो लेहमन की डेप्थ कहां मिलती है? तो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, पहले क्रस्ट बनाओ, फिर मेंटल बनाओ, और उसके नीचे कोर बना दो। तो 3 क्षेत्रों में बनाओ, और फिर इनको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दो। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अब इतना तो कर लोग, इतनी बार पढ़ चुके हैं। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर में आउटर कोर एंड इनर कोर, और क्रम से इन सारी अशांत क्षेत्रों के नाम बता दो। तो सबसे पहला क्षेत्र मिलेगा कॉनरोड, नाम याद रख लो उत्तर से दक्षिण का, कॉनरोड। फिर मिलेगा मोहो, फिर मिलेगा रेपटी, कमर से याद रख लेना, कमर है ना, कमर से याद हो जाएगा पूरे का, पर कॉनरोड, मोहो, रेपटी, और रेपटी के बाद यहां पर आ जाएगा आपका गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग के बाद लास्ट आ जाएगा लेहमन। तो ये 5 अशांत क्षेत्र डिसकंटिन्यूटी या असंबंधता याद रख सकते हैं। लेकिन साथ में आपको डेप्थ याद होनी चाहिए कि यहां पर जो क्रस्ट की डेप्थ देखते हैं वो 30 से 70 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। मेंटल की जो डेप्थ लेते हैं वो हम 700 किलोमीटर तक लेते हैं। और जो यहाँ पर जो मेन जो क्षेत्र हमारा ये वाला, जहां से क्रस्ट और मेंटल विभाजित होते हैं, तो इसकी डेप्थ हम 2900 किलोमीटर तक लेते हैं, और पॉइंट की जो डेप्थ है हमारी वो 6371 किलोमीटर होती है। तो पूछा क्या गया है, लेहमन अशांति क्षेत्र कहां पर है? तो ढूंढ लो लेहमन कहाँ है। तो लेहमन आपको यहाँ मिलेगा 2900 के बाद। तो इसकी तो गहराई आपने लिखी नहीं है, तो ये 5100 किलोमीटर। तो ढूंढ, अब किसी के बारे में पूछे, बस ये कॉनरोड मतलब ये पूरी की पूरी अशांतताओं का क्रम याद रखो, क्रस्ट मेंटल कोर को आप कैसे विभाजित कर सकते हो, और उनके थोड़े से किलोमीटर याद रख लो। अब लेहमन कहां मिल रहा है? ये 5100। 5100 पर जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? तो यही आंसर होगा, तो वो मिलेगा आपको लेहमन। और 2900 किलोमीटर पर जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग। तो 2900 किलोमीटर पर मिलेगा उसको गुटेनबर्ग कहा जाएगा। बाकी ये ऊपर के तो डाटा सही नहीं है, तो ये 2 आंसर हम यहां पर दे सकते थे। अगला कह रहा है कि गुटेनबर्ग अशांत या असंबंधता निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो याद रखना, हमें अपना ज्ञान नहीं लगाना, हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। तो फिर से वही फॉर्मूला 2 मिनट में लगाओ, देखो कितना टाइम लगेगा बनाने में। तो सबसे 3 क्षेत्रों में डिवाइड करो। 3 क्षेत्रों में पहला हो गया क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल, और तीसरा हो गया कोर। फिर इनको फटाफट 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दो।
अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर में आउटर कोर एंड इनर कोर। तो कितना टाइम लगता है डिवाइड करने में? कुछ नहीं। अब तो सारे अशांति क्षेत्र लिख लो। तो पहला जो मिलेगा वो कॉनरोड मिलेगा, दूसरा जो मिलेगा वो आपका मोहो मिलेगा, फिर आपका रेपटी मिल जाएगा, फिर आपको यहां पर गुटेनबर्ग मिल जाएगा, और उसके बाद आपको यहां पर लहमन मिल जाएगा। अब क्या पूछा वो देख लो। तो गुटेनबर्ग के बारे में पूछा गया, तो गुटेनबर्ग अशांति क्षेत्र में कहां देखने को मिलता है? तो गुटेनबर्ग आपको यहां पर देखने को मिला। तो ये क्षेत्र पर आपको जो मिल रहा है 2900 किलोमीटर पर, जो वो क्या मिलता है हमें? गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग एक तरीके से क्या करता है? तो गुटेनबर्ग अशांति क्षेत्र है। तो गुटेनबर्ग क्या करता है? ये एक तरीके से विभाजन क्षेत्र है, किसके बीच में? मेंटल और कोर के बीच में। तो ये मेंटल को किससे विभाजित करता है? एक तरीके से कोर को विभाजित करता है। लेकिन मेंटल में कौन सा पार्ट है? मेंटल में लोअर मेंटल है और कोर में आउटर कोर है। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो पहला दिया है निचली मेंटल एवं ऊपरी कोर, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। फिर दिया ऊपरी मेंटल एंड अपर मेंटल एंड, अच्छा यहां पर आउटर कोर दिया हुआ है ना, आउटर कोर, ठीक है, ये हो सकता है अपर मेंटल एंड लोअर कोर, या इसको इनर कोर भी बोल देते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, तो क्रस्ट के बीच में जो आता है वो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्रस्ट के बीच में जो आ रहा है वो कॉनरोड अशांति क्षेत्र आता है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। लोअर मेंटल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ पर। तो आंसर हमारा पहले ही मिल चुका था, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। तो लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में, लोअर मेंटल को यहाँ पर मेंटल और कोर भी आंसर हो सकता, लेकिन उन्होंने जो शब्द दिया हमें उसी के अकॉर्डिंग जाना है, रटना नहीं है चीजों को। जितना ऑप्शन दिया उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच की असमानता को क्या कहते हैं? तो कोर का भाग पूछा गया है। तो कोर के बीच में जो मिलती है, यहां पर देखो डायरेक्ट समझ लेते हैं। अब कोर वाला ये भाग है 2900 किलोमीटर से कोर स्टार्ट हो जाता है, मतलब गुटेनबर्ग से कोर स्टार्ट हो जाएगा, और गुटेनबर्ग के ऊपर क्या है? मेंटल, और नीचे क्या है? कोर। और फिर हम कोर को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जब कोर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऊपरी कोर और निचले कोर, मतलब आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में कौन है? तो यहां पर जो अशांति क्षेत्र मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लहमन। तो लहमन अशांति क्षेत्र यहां पर आपको मिल जाएगा। तो दिया हुआ है आपका लहमन अशांति क्षेत्र। तो लहमन किसके बीच में मिलता है? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में मिलता है। गुटेनबर्ग किसके बीच में मिलता है? तो ये मेंटल और कोर के बीच में मिलता है। मोह किसके बीच में मिलता है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में मिलता है। रेपटी कहां मिलता है? तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस आधार पर किया जा सकता है? क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि पृथ्वी के अंदर स्टडी कैसे किया जाए। कोई व्यक्ति तो पृथ्वी के अंदर जाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्रस्ट तक जाएगा, मेंटल तक तो नहीं पहुंचेगा। तो हमने किस तरीके से, आज जो हम सारा डाटा पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि क्रस्ट में ये है, मेंटल में फलाना मिला, नीफे में ये मिला, तो वो कहां से प्रमाणित हुए? तो किसी ने तो ये प्रयास किया होगा हमें चीजें बताने का। तो आज हम सब पका पकाया खाते हैं, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि ये आखिर सारा जो मेहनत है, जो पूरी की पूरी स्टडी की गई, वो किसने की और किस आधार पर की थी। तो शुरू में जो चीजें आती हैं वो आपकी हाइपोथेसिस के रूप में आती हैं, फिर धीरे धीरे उनके ऊपर स्टडी की जाती है और धीरे धीरे लोगों को चीजें समझ में आ जाती हैं। आज हमें लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है सर, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। भैया वो आज आप किताबों से पढ़कर बोल रहे हो, मैं पढ़कर बता दे रहा हूं कि क्रस्ट, मेंटल, कोर है, लेकिन जब कुछ भी नहीं था, जब अध्ययन ही नहीं था कि पृथ्वी के अंदर रियल में है क्या, उस समय हमें कैसे अध्ययन किया होगा। तो उसके आंतरिक संरचना के अध्ययन को लेकर क्या प्रमाण मिलते हैं? तो यहां पर दिया ज्वालामुखी उद्गार, घनत्व, दाब एवं ताप या भूकंप विज्ञान। इन सारे तत्वों को हम दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो आपके कहलाते हैं कृत्रिम स्रोत। तो पृथ्वी के अध्ययन को करने के कुछ कृत्रिम स्रोत होते हैं और कुछ आपके प्राकृतिक स्रोत हैं।
तो कुछ आर्टिफिशियल सोर्स मिलते हैं और कुछ हमें नेचुरल सोर्स मिलते हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, और कुछ हाइपोथेसिस भी हमें बाद में देखने को मिलेंगी। तो यहां पर हमें क्या करना है कि कृत्रिम स्रोत के अंदर तीन चीजों को लिया जाता है। यहां पर आपको घनत्व, ताप और दाब। तो जब इन चीजों के आधार पर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, घनत्व, ताप एवं दाब, तो यहां पर इतना हमें पड़ता है कि पृथ्वी की सतह जाने पर सारी चीजों में वृद्धि होती है। तो सतह से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, अलग अलग सतहों में अलग अलग प्रकार का घनत्व मिलता है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने की स्पीड कभी ज्यादा होती है और कभी ये टेम्परेचर कम गति से बढ़ता है, मतलब एक ही प्रकार से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और प्रेशर में भी अंतर आ रहा है और डेंसिटी भी उससे क्या होती है, परिवर्तित होती जा रही है। तो इन चीजों से यह तो प्रमाणित हो रहा है, इन कृत्रिम स्रोतों से यह तो प्रमाणित हो रहा है कि जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, वो आंतरिक भाग एक समान नहीं है या एक रूप नहीं है। तो अलग अलग परतें यहां पर पाई जाती है। अगर एक ही प्रकार की परत होती तो टेम्परेचर एक ही रेट से बढ़ता चला जाता, डेंसिटी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर अलग अलग परतें मिलती होंगी। तो कहीं ना कहीं एक अनुमान तो इससे मिल जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो एक जैसा नहीं है, बल्कि अलग अलग परतों में हमें मिलता है। लेकिन यहां पर जो दूसरे सोर्स आते हैं प्राकृतिक, इसमें दो स्रोत लिए जाते हैं। एक तो ज्वालामुखी का स्रोत आता है और एक हमारे पास भूकंप का स्रोत आता है। तो अब ज्वालामुखी और भूकंप किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ज्वालामुखिता में क्या होता है, ज्वालामुखिता में क्या होगा कि जब इससे लावा निकलेगा, तो ज्वालामुखी जब भी आता है इससे क्या निकलता है, लावा या मैग्मा निकलता है। मतलब अंदर होता है तो मैग्मा है, बाहर आ गया तो लावा है। अभी केवल लावा मैग्मा कुछ भी पढ़ लो, जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब अध्ययन कर लेंगे अंतर क्या है। तो इस लावा का तो हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो लावा का अध्ययन करने से हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, क्योंकि जो अंदर होगा वही तो बाहर निकल कर आएगा। तो पृथ्वी के अंदर जो भी ठोस, द्रव, गैस वगैरह जो भी मटेरियल रहा होगा वो लावा के साथ क्या होगा, बाहर आएगा। तो जब हम लावा का अध्ययन करेंगे, अगर हमें लावा में तरल अवस्था मिलती है तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर तरल अवस्थाएं हैं। और पृथ्वी के अगर लावा के साथ कुछ पत्थर वगैरह निकल कर आ रहे हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स निकल कर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना सॉलिड अवस्था में। और अगर पृथ्वी में कुछ गैसें निकल कर आ रही तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में गैस भी है। तो इस ज्वालामुखी क्रिया से हमें यह मालूम पड़ जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो आपका ठोस अवस्था में भी है, गैस में भी है और तरल में भी है। लेकिन इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि किस भाग में ठोस है। इन्होंने तो यह बता दिया केवल, तो ज्वालामुखी तो यह बता दे रहा है कि इसके अंदर तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ठोस कहां पर है, द्रव कहां पर है, गैस कहां पर है, तो इसका अध्ययन यह प्रमाणित नहीं कर पाता। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट सोर्स हमारे पास कौन सा होता है, भूकंप। क्यों भूकंप होता है, क्योंकि हम भूकंपीय तरंगों का, तो भूकंप के अंदर क्या होता है कि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगें निकलती हैं, तो इन सिस्मिक वेव्स को हम सिस्मोग्राफ से मेजर कर सकते हैं। तो सिस्मोग्राफ से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो भूकंपीय तरंगों को मापा जा सकता है, उनकी वेलोसिटी को मापा जा सकता है, जिसमें दो प्रकार की तरंगें पड़ते हैं, पी तरंग और एस तरंग, और इन तरंगों का नेचर अलग होता है। पी तरंग ठोस, द्रव सभी माध्यम में गति कर सकती है, लेकिन एस तरंग केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है। तो जब कोई एक माध्यम को क्रॉस ही नहीं कर पा रही तो इसका मतलब उसके आगे कौन सा माध्यम है, तरल माध्यम है। तो भूकंप विज्ञान से यह प्रमाणित हो जाता है कि पृथ्वी के किस भाग में ठोस स्ट्रक्चर मिलेगा, किस भाग में तरल मिलेगा और किस भाग में गैसियस मिलेगा। तो इसका मतलब है सबसे बेस्ट जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है, भूकंप। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, भूकंप विज्ञान। तो यह सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी घनत्व के आधार पर हम निकाल सकते हैं, दाब के आधार पर निकाल सकते हैं, टेम्परेचर यानी कि ताप के आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्वालामुखिता या सिस्मोलॉजी के आधार पर निकाल सकते हैं। थ्योरीज में आती है, जैसे एक ग्रहाणु संकल्पना आती है चैम्बरलिन की, तो इन्होंने सामान्यतः ठोस अवस्था के बारे में बताया। फिर आपकी ज्वारीय सिद्धांत आता है जेम्स जीन का, इन्होंने सामान्यतः तरल अवस्था में बताया। तो ये इन लोगों के कुछ सिद्धांतों के आधार पर भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये सारे सिद्धांत हम पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में ही बता
चुके थे और उसी से इन्होंने कुछ यहां पर आपको प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद आता है औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व है। तो पृथ्वी की पूरी डेंसिटी को अगर आपको याद रखना है तो पूरी की पूरी डेंसिटी को याद रख लेना यहां पर कि पृथ्वी के जब हम घनत्व की बात करते हैं, पूरे का पूरा घनत्व मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे ऊपर का भाग है हमारा क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मिलेगा आपको मेंटल, और मेंटल के बाद मिलता है हमें कोर। तो इसको हम तीन भागों में पुनः विभाजित करते हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो जैसे जैसे हम सतह से नीचे जाते हैं तो घनत्व हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 है। तो पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अपर क्रस्ट का जो घनत्व है वो आपको केवल 2.8 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर घनत्व कितना मिलेगा, 2.8, फिर 3.0, फिर 4.3। तो अपर मेंटल में मिलता है 4.3 और लोअर मेंटल में मिलता है 5.5 और आउटर कोर में मिलता है आपका 10 पॉइंट कुछ मिल जाएगा या 0 लिख लो, और इसमें 11 to 12 पॉइंट मिलेगा, और जो कोर में मिलता है वो 30.6 के लगभग डेंसिटी हमें मिलती है। तो पूरी जो औसत घनत्व है वो कितना है, 5.5 है। तो इन सारे घनत्वों को जोड़कर डिवाइड कर लें तो पृथ्वी का औसत घनत्व निकल कर आ जाएगा, वो कितना है, 5.5। तो इसमें ऑप्शन कितना दिया है, तो औसत रूप से पृथ्वी का आंतरिक भाग का घनत्व कितना है, 5.5 आपको मिल जाता है। ठीक है, ये मैंने सारा का सारा यहाँ डाल दिया है, आप इससे पढ़ सकते हैं। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी चीजें इसके अंदर आपकी इंक्लूड हैं। यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी असंबद्धताएं भी दिखाई गई हैं, कौन कौन सी अशांति क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरी की पूरी डेप्थ भी लिखी हुई है, किसकी डेप्थ कहाँ तक हमें मिलती है, ये पूरा एरिया है। तो सारी की सारी डेप्थ आपकी लिखी हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी सबकी लिखी हुई है, कितनी कितनी डेंसिटी यहाँ पर, ये 12 से 13 या 11 से 12 भी याद रख सकते हो, वो एवरेज चल जाता है। और प्रेशर भी नीचे जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये आप स्लाइड को बहुत अच्छे से रेडी कर लेना। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है। पृथ्वी की परत का मतलब होता है अर्थ क्रस्ट। तो क्रस्ट पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो मैंने क्रस्ट के तत्वों को याद रखने का कल भी आपको एक ट्रिक बताया था। तो क्रस्ट में जो पृथ्वी में तत्व पाए जाते हैं, तो क्रस्ट पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं, उन तत्वों की अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से तत्व हमें देखने को मिलते हैं, तो उसकी एक ट्रिक मैंने बताया था, आप याद रख लेना। ओसियाल फेका के नाम से एक ट्रिक याद रख लेना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन, SI से हो जाएगा सिलिकॉन, और Al से हो जाएगा एल्यूमिनियम, और Fe से हो जाता है आपका आयरन, और Ca से हो जाता है आपका कैल्शियम। इस तरीके से ये तत्व आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो क्रस्ट पर सबसे मेजर एलिमेंट क्या मिलता है आपको, तो वो हो सकता है कौन सा, ऑक्सीजन, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, सेकंड नंबर पर आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, थर्ड नंबर पर आपको सेकंड नंबर पर सिलिकॉन मिलेगा, और थर्ड नंबर पर आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, फोर्थ नंबर पर आपको आयरन मिलेगा, और फिफ्थ नंबर पर आपको कैल्शियम मिलेगा। पृथ्वी की संरचना में मेंटल के नीचे कोरता मुख्य रूप से निर्मित होता है। इसमें एक चीज और समझ लेना कि ये तो पृथ्वी की क्रस्ट का बात था। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर तत्व पूछे जाएं, वैसे तो मैं कल की क्लास में आपको करा चुका था, संपूर्ण तत्व को याद रखना है तो आप इसमें एक ट्रिक याद रखेंगे जिसको कहा जाता है फियो सी मनी। तो यहाँ पर 5 तत्व आपको मिल जाएंगे। तो Fe से हो जाएगा आपका आयरन, उससे हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर वही तत्व आ जाएंगे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और उसके बाद निकेल। तो पांचवा तत्व मिलता है निकेल। तो ये क्रम भी पूछे जाते हैं, 5 तत्वों का क्रम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्यतः निम्नलिखित में से निर्मित होता है। तो कोर किससे बनता है, तो इसमें दिया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्रोमियम एंड लोहा। तो यहाँ पर आपको हमने पढ़ा था कि जो तत्वों का स्वेस का वर्गीकरण है,
तो ये स्वेस के वर्गीकरण से क्वेश्चन आएगा। तो 3 भाग हैं आपके, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर में हम जानते हैं कि इसमें जो मात्रा होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम, यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम, और यहाँ पर आपका सिलिका और निकिल और Fe यानी कि आयरन। तो यहाँ पर निकिल तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको आयरन लगा सकते हैं। तो डी आंसर इसका हम कर सकते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवद करती है को कहा जाता है। तो मेंटल के ऊपर का भाग, तो पृथ्वी के, क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 3 भाग हैं, सबसे ऊपर का क्रस्ट, फिर मेंटल, ये कोर। इतनी बार क्रस्ट मेंटल कोर कर दिया है कि आप इसको आसानी से याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हम रिपीट कर चुके हैं। तो यहां पर दिया है द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल ऑफ विच ऑफ द अर्थ क्रस्ट फ्लोट्स इज कॉल्ड। देखो, तो पृथ्वी, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पलवन करती है, तो गुरुमंडल, मीजोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। तो हम जानते हैं कि ये जो वाला मंडल है इसको हम कहते हैं लिथो स्फीयर, मेंटल क्रस्ट का जो भाग है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है अपर मेंटल वाला, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और लोअर मेंटल वाले को क्या कहते हैं, मीजो स्फीयर, और सबसे कोर वाले भाग को कहते हैं बेरी स्फीयर। तो मेंटल के भाग में जो अपर मेंटल वाला भाग है इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर, और ये एस्थेनोस्फीयर आपका जो है, ये एस्थेनोस्फीयर जो है वो तरल अवस्था में मिलता है, मैग्मा चैम्बर है पूरे का पूरा, इसी के ऊपर फ्लोट करता है हमारा क्रस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस्थेनोस्फीयर, जिसको दुर्बल मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, दुर्बल मंडल भी यहां पर कहा जाता है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होता है। इसके बाद दिया है पृथ्वी के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तो जब हम पृथ्वी की सतह के नीचे जाते हैं, पहले इसकी एक स्टडी देख लो यहां पर मैं, तो इसका जो आंसर है वो पहले देख लेते हैं। तो 32 मीटर इसका सही आंसर आएगा, है ना। तो 32 मीटर इसका सही आंसर है। ये एक पूरी की पूरी स्टडी लिखी हुई है, इसको आप एक बार पढ़ लो। तो टेम्परेचर को लेकर पूरी की पूरी कहानी दी हुई है। टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द अर्थ। मतलब पृथ्वी में गहराई के साथ साथ, जैसे जैसे पृथ्वी में गहराई बढ़ेगी, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पृथ्वी की गहराई के साथ साथ तापमान में भी क्या होती है, जैसे जैसे हम क्रस्ट से मेंटल की ओर जाएंगे तो गहराई बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो पृथ्वी की गहराई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि किन कारणों से होती है, तो उनमें पाए जाते हैं, सबसे प्रमुख कारण यही है। तो इसमें पाए जाने वाले जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, तो इन्हीं रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण तापमान बढ़ता है। उसके अलावा कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स आते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके कारण पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता है। फिर लिखा हुआ है एवरी 32 मीटर डेप्थ 1 डिग्री सेंटीमीटर इंक्रीज बट नॉट यूनिफॉर्म। तो हर 32 किलोमीटर पर, तो पहले जब हम नीचे जाते हैं तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है हर 32 मीटर पर। तो 1 किलोमीटर में सोचो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर ये कहां तक बढ़ता है, तो ये 100 किलोमीटर तक बढ़ता है। उसके बाद टेम्परेचर जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर्स की स्पीड से बढ़ता है, और ये 300 किलोमीटर तक बढ़ता है। 300 के बाद इसकी स्पीड 2 डिग्री टेम्परेचर पर किलोमीटर होती है। तो लिखा हुआ टेम्परेचर इंक्रीज बट टेम्परेचर नॉट रेट नॉट इंक्रीज। देखो यहां पर समझ लो इसको, क्या है पूरी कहानी का लोचा। तो जब हम पृथ्वी की सतह से अंदर जाएंगे, तो यहां से जब हम अंदर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, लगातार वृद्धि होगी। तो पहले तो ये याद रखो कि बाहर से अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है, लेकिन ये वृद्धि हमेशा एक जैसी नहीं होती। मतलब अगर आप 100 किलोमीटर तक जाते हैं, अगर आप 100 किलोमीटर तक एरिया लेते हैं, तो 100 किलोमीटर से पहले, मतलब आप अगर 0 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं, तो 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जाने पर हर 32 मीटर पर, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 32 मीटर। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो 32 मीटर पर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो काफी ज्यादा तेजी से टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब हर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ऐसी वृद्धि 100 किलोमीटर तक होगी। लेकिन 100 किलोमीटर के बाद अगर हम जाएंगे, तो
तो 100 किलोमीटर के बाद अगर हम 300 किलोमीटर तक मोस्टली जाते हैं, अब ये मत कहना कि ये नीचे आ गया, मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, तो 300 किलोमीटर तक जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से पर किलोमीटर में बढ़ता है। और फिर 300 किलोमीटर के बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपका कितना था, लगभग 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। तो कुल मिला के देखेंगे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो यही कहने का मतलब है कि तापमान में तो वृद्धि हो रही है। तो तापमान तो गहराई के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन तापमान की जो दर है, मतलब इसके बढ़ने की जो दर है वो लगातार कम होती जा रही है। तो पहले 1 डिग्री, फिर 12 डिग्री, फिर 2 डिग्री, यहां से तो कम से कम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी की गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान बढ़ने की वृद्धि दर में कमी आती है, रेट में कमी आएगी, टेम्परेचर में कमी नहीं आएगी। एक दो क्वेश्चन और बचे हुए। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों में अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो बाह्य भूपृष्ठ मतलब अपर क्रस्ट का जो डेंसिटी थी वो 2.8 थी, ये स्टेटमेंट सही है। भूपृष्ठ प्रवाह से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है। भूपृष्ठ मतलब जो क्रस्ट है, क्रस्ट को जब मेंटल से डिवाइड करते हैं, प्रवाह का मतलब होता है मेंटल, तो इसमें बीच में कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो अशांत क्षेत्र है उसको गुटेनबर्ग कहते हैं, गुटेनबर्ग। तो क्रस्ट और मेंटल जब विभाजित होते हैं वो किससे अलग हो रहे हैं, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता से अलग हो रहे हैं। फिर अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रवार कोर मतलब मेंटल और जो कोर की सीमा के सारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड़ गलित अवस्था में पाया जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है कि आंतरिक क्रोड़ गलित अवस्था में नहीं पाया जाता, तो चौथा आंसर हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं इनमें से कौन सा गलत होगा। तो ये तरंगों वाला कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन, लेकिन इससे हम देख लेते हैं कि ये वाला सही है, पहला वाला तो सही है। इसका मतलब जिसमें पहला दिया वो आंसर होगा। इसमें 1 और 2 दिए हैं, ये आंसर हो सकता है। 2 और 3 दिए हैं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 1 और 3 दिए हैं, तो अब मतलब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, यहाँ तो पहला और दूसरा सही है और या फिर पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो दूसरे को चेक कर लेते हैं, तीसरे पर फिर देखेंगे। अगर दूसरा सही हुआ तो 1 और 2 लगा देंगे, अगर दूसरा गलत हुआ तो 1 और 3 पर चले जाए। तो ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि पृथ्वी को जब हम डिवाइड करते हैं, पृथ्वी को जब हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं, तो ये ऊपर का भाग आपका क्रस्ट का पार्ट है, फिर आपका मेंटल आ गया और उसके बाद कोर आ गया। तो यहाँ पर जो असंबद्धता है वो है मोहो, और यहाँ पर जो असंबद्धता मिलती है वो है गुटेनबर्ग। तो मोह असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग नहीं मिलता। गुटेनबर्ग आपका जो मिलता है वो मेंटल और कोर के बीच में मिलता है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो सेकंड गलत है और 4 गलत है। तो बचा कौन सा, 1 एंड 3। तो 1 और 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है। पृथ्वी का अत्यधिक आयतन एवं द्रव्यमान पाया जाता है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है वो मेंटल में पाया जाता है। तो ये हम जानते हैं कि लगभग 60 से 70% आपको जो एरिया, मतलब 86%, लगभग 80% एक एवरेज याद रख लेना, जो एरिया आपको वो मेंटल का ही मिलता है। भूगर्भ के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही अंतर दीजिए। धरातल से भूगर्भ की ओर तापमान में औसतन 32 मीटर पर सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो ये सही है। पृथ्वी का बाह्यतम परत में सिलिका एवं एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो सबसे बाह्यतम परत मतलब होती है क्रस्ट, तो क्रस्ट में पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्रोड़ का जो घनत्व है, भू क्रोड़ का जो घनत्व है वो 10 से 12 के बीच में होता है, तो ये भी सही हो सकता है। भूगर्भ में भूकंपी तरंगों का संचार समान गति से होता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन से कथन अध्ययन कीजिए नीचे दिए गए सही ऑप्शन का। तो 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, तो 3 तक तो सही हो रहा है। तो इसमें 1 2 3 ही आएगा। भूकोड़ का घनत्व, करोड़ का घनत्व, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि करोड़ इन्होंने कौन सा पूछा है, तो इस हिसाब से आपका 1 2 3 आप आंसर लगा लेंगे। तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, तो 1 2 3 सही आंसर कर लेना। मोहो स्केल में किसका मापन किया जाता है, आकाशीय पिंडों की दूरियां, वायुयान जलयानों, बहते हुए जल की चट्टानों की कठोरता। तो ये हार्डनेस ऑफ रॉक्स के लिए यूज किया जाता है, मोहो स्केल का यूज किया जाता है, हार्डनेस ऑफ स्केल।
इसके बाद दिया हुआ है पृथ्वी की भूप्रपटी तथा ऊपरी मेंटल में प्लेटों के संचलन निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसमें दिया हुआ है वो है कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय तरंगें। तो संवहनीय तरंगें जो पृथ्वी के अंदर पैदा होती हैं, या इसमें रेडियो एक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी के मूवमेंट में। और अगला दिया है पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए। अगर पृथ्वी के एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित ठोस भाग होती तो क्या होता। कुछ नहीं होता, भूकंपी तरंगे एक तरीके से चलती रहती। तो भूकंपी तरंगे असमान गति से पृथ्वी के कोर तक सीधी रेखा में पहुंचती। भूकंपी तरंगे समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंचती। भूकंपी तरंगे असमान गति से वृत्ताकार अवतरण करती। तो इसका बी आंसर लगा लेना, समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन नहीं आता कभी भी इसमें। दुर्बल मंडल कहाँ स्थित है। तो दुर्बल मंडल आप पढ़ चुके हैं, एस्थेनोस्फीयर। तो किसके बीच में दिया, आउटर एंड इनर कोर, अपर एंड लोअर मेंटल, अबव द लोअर मेंटल, जस्ट बिलो द अपर मेंटल। तो सबसे ऊपर का जो एरिया होता है वो आपका क्रस्ट है। क्रस्ट को हम कहते हैं स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। और उसके नीचे जो दूसरा भाग मिलता है वो कहलाता है दुर्बल मंडल। तो दूसरे भाग को क्या कहा जाता है, दुर्बल मंडल। तो दुर्बल मंडल में क्या आता है, अपर क्रस्ट। तो ये अपर क्रस्ट का भाग होता है दुर्बल मंडल, और लोअर क्रस्ट का भाग होता है मध्य मंडल। तो ये मध्य मंडल के ऊपर है। तो बाहरी और आंतरिक कोर के बीच में, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। ऊपरी और निचले परिवार के बीच में, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। निचले परिवार के ठीक ऊपर, जस्ट बिलो द लोअर मेंटल, ठीक है, सॉरी लोअर मेंटल लिखना, ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल के जस्ट ऊपर अपर मेंटल है। ऊपरी परिवार के ठीक हो जस्ट अबव द अपर मेंटल। तो अपर मेंटल के ऊपर तो नहीं आएगा, अपर मेंटल वाले पार्ट को ही बोला जाता है, महासागरी प्रॉपर्टी के ठीक ऊपर। तो सी आंसर होगा। तो लोअर मेंटल के जस्ट ऊपर, तो लोअर मेंटल जो है ये हमारा मेंटल होता है, ये लोअर मेंटल और ये अपर मेंटल। तो अपर मेंटल को ही दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो सही आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक परत में नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो ये तो निकिल आयरन होता ही है, ये तो सिंपल आंसर है, हम लगा सकते हैं इसको। तो यहां तक आपके पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम यहां से जो स्टार्ट करेंगे वो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ और भी कई थ्योरीज को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।